गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ईसोफेगस की डिजीजेस। उसमें दो डिजीजेस रह गई थी, एक ईसोफेगाइटिस और एक इन्फ्लेमेशन था, एक अल्सर ऑफ द ईसोफेगस है। इसको डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस, तो इसमें क्या होता है, रिफ्लक्स ऑफ स्मॉल अमाउंट, जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, ठीक है, पेट में जो एसिड है, कई बार वो रिफ्लक्स जब वो ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो स्फिंक्चर है वो ओपन हो जाता है। नॉर्मली क्या है, इस तरीके से हेल्दी व्यक्ति में स्फिंक्चर क्लोज रहता है, तो ईसोफेगस में पेट में मौजूद एसिड नहीं पहुंच सकता ऊपर। लेकिन GERD जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो होती है, इनके जो पेशेंट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनका जो स्फिंक्चर होता है ऊपर वाला वो खुल जाता है, जिससे क्या होता है, स्टमक में मौजूद एसिड ऊपर की ओर आ जाता है। तो जब वो ऊपर की ओर आता है तो स्टमक का जो जूस है या जो गैस्ट्रिक जूस है या एसिड है, वो क्या होता है, हाईली इरिटेंट होता है। हाईली इरिटेंट होने की वजह से वो क्या करेगा कि ईसोफेगस में इन्फ्लेमेशन करा देगा। तो वही चीज है रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। तो रिफ्लक्स ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस इनटू द ईसोफेगस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इवेंट। ठीक है, अगर थोड़ा सा जो है एसिड है, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर ये चीज रिपीटेड हो या एक्सेसिव अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस ईसोफेगस में आए, तो वो क्या है, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस अकर व्हेन दिस रिफ्लक्स बिकम एक्सेसिव। ठीक है, जब बहुत ज्यादा एसिड आता है ऊपर की ओर ईसोफेगस में, तब जाके ये ईसोफेजाइटिस डिजीज जो है डेवलप होती है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती। तो नॉर्मल कॉम्पिटेंस ऑफ gastroesophageal junction is maintained by LES, lower esophageal sphincter, और क्या होता है इसके साथ, this is influenced by both physiological function and anatomical location relative to the diaphragm and the esophagus hiatus. Esophageal hiatus क्या होता है, जैसे डायफ्राम इस तरीके से लगा रहता है ना, तो डायफ्राम में बीच में थोड़ा सा छेद होता है, जिस होल के थ्रू क्या ईसोफेगस नीचे जाके खुलता है स्टमक में, तो वही स्पेस जो है, वही गड्ढा, जो छेद जो है इस डायफ्राम में, वही चीज जो है ईसोफेगस हाइटस कहलाती है। तो नॉर्मली ये बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे ये वाला एरिया कौन सा कहलाता है, ये है, ये जो एरिया है ना, ये बेसिकली लोअर ईसोफेजियल जंक्शन कहलाता है। ठीक है, और इसी लोअर ईसोफेजियल जंक्शन पे मौजूद है ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि नॉर्मल कंडीशन में बंद रहता है। ठीक है, और इसी कारण से जो भी एसिडिक मतलब गैस्ट्रिक जूस है, वो चीज ऊपर की ओर नहीं आ पाती। ये सब इन्होंने इसमें बताया हुआ है, और ये डिपेंड करता है कि ये स्फिंक्टर का कैसा मतलब ये स्फिंक्टर क्लोज रहेगा या ओपन, ये चीज डिपेंड करती है। एक मिनट। तो ये चीज डिपेंड करती है कि पेशेंट की फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे, एनाटॉमिकल लोकेशन पे, इन सब पे। ठीक है, और in normal circumstances lower esophageal sphincter ट्रांजिएंटली रिलैक्स ड्यूरिंग swallowing। ठीक है, जब भी हम निकलेंगे तो ऑब्वियसली उसको खुलना पड़ेगा। ठीक है, बर्पिंग डकार मारते हुए या ब्लेंचिंग भी सेम ही बात है। ठीक है, अलाउस, और जब वॉमिटिंग आ रही होती है तो भी वो जो स्फिंक्टर है वो ओपन होगा। ठीक है, और इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेचिंग ऑफ गैस्ट्रिक फंडस, जब कई बार जो है हम ज्यादा खा लेते हैं गैस्ट्रिक फंडस, ऊपर वाला पोर्शन होता है ना गैस्ट्रिक फंडस, वो चीज स्ट्रेच हो जाए तो भी ये कई बार खुल जाता है, पर्टिकुलरली आफ्टर अ मील टू अलाउ द swallowed एयर टू एस्केप। ठीक है, और most episodes of the physiological reflex occur during postprandial phase
ड्यू टू ट्रांजिएंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेस, ठीक है। और ये बता रहे रिफ्लक्स ज्यादातर कब देखा जाता है, खाना खाने के बाद। जब पूरा खाना मतलब पेट भरा हुआ है तो क्या होता है, फंडस की स्ट्रेचिंग होगी, और जब स्टमक का फंडस वाला एरिया स्ट्रेच होगा तो ये चीज भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं इसोफेजाइटिस के, तो एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है। एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट जो है फॉलोज फॉलोइंग बर्न, ट्रॉमा, इन्फेक्शन या पेप्टिक अल्सर, इनके बाद होता है। क्रोनिक वाला जो है रिफ्लक्स ऑफ एसिड इन स्लाइडिंग हर्निया आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी, ठीक है। स्लाइडिंग हर्निया क्या होता है, स्टमक का थोड़ा सा पार्ट, जो मैंने आपको बताया ना, डायफ्राम में क्या होता है, एक छेद होता है जिसका नाम होता है ईसोफेगस हाइटस। इस छेद से क्या होता है, ईसोफेगस नीचे की ओर आ रहा होता है, तो क्या होता है कि कई बार इसी होल से स्टमक का कुछ पोर्शन ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो वो चीज है स्लाइडिंग हर्निया। स्लाइडिंग हर्निया। और इसके अलावा रिफ्लक्स इज अ क्वाइट कॉमन इन प्रेगनेंसी, साइट इज ऑलवेज लोअर इसोफेगस, ठीक है। और स्लाइडिंग हर्निया में एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, यही आप देख सकते हैं इसको, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, ठीक है। इस तरीके से स्टमक का थोड़ा सा पोर्शन ऊपर की ओर चला गया। जब इस तरीके से ऊपर की ओर चला गया तो क्या है, अब वहां पे स्फिंक्टर क्लोज नहीं रहता, तो इस केस में भी एसिड ऊपर की ओर चला जाता है। देन इटियोलॉजी की बात करें कि क्या क्या कारण है, तो एक तो जैसे स्लाइडिंग हर्निया हो गया, ठीक है, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो कारण माना जाता है। इसके अलावा कुछ सिस्टमिक कोलाजन डिजीजेस, जैसे कि हो गया कोई एक डिजीज होती है स्क्लेरोडर्मा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग ईसोफेगस में कॉज रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। स्क्लेरोडर्मा डिजीज में भी हमें रिफ्लक्स देखने के लिए मिलता है। इन दीज डिजीजेस देयर इज लॉस ऑफ इसोफेजियल स्पिंचर टोन एंड पैरालिसिस ऑफ इसोफेजियल मसल, जिसके कारण अल्टीमेटली जीईआरडी हो जाएगा। इसके अलावा अगर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, ठीक है, और देर तक खाना पड़ा हुआ है पेट में, तो उसमें भी जीईआरडी हो जाता है। इसके अलावा क्या है, कई बार एच पाइलोरी के इन्फेक्शन से, जब कभी जैसे पेप्टिक अल्सर हुआ है किसी को बिकॉज ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ठीक है, तो भी ये चीज हमको जीईआरडी वाली कंडीशन देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जीईआरडी जो है अब बहुत कॉमनली लोगों में पाया जा रहा है। द कॉज ऑफ इंक्रीज इज अनक्लियर बट मैनी मे बी ड्यू टू ओबेसिटी, द स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन बिटवीन जीआरडी ओबेसिटी एंड द पैरेलल राइज इन द इंसिडेंस ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस रिप्रेजेंट अ मेजर हेल्थ चैलेंज, ठीक है, ये कुछ खास नहीं। पैथोलॉजी की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि there is bleeding granulation tissue in the lower esophageal mucosa. There is bleeding granulation tissue in the lower esophageal mucosa with the spasm of longitudinal muscles, ठीक है, which pulls the adjacent gastric area following the fibrosis, ठीक है। पहले क्या होगा, इसोफेगस है, इसोफेगस के लोअर एरिया में क्योंकि लगातार एसिड आ रहा है, ठीक है, तो एसिड क्या हाईली इरिटेंट है, वो गैस्ट्रिक जूस, जिसके कारण क्या होगा कि जो इसोफेगस की वॉल है वो सब जो है डैमेज होने लगेंगी। डैमेज होगी तो क्या है, यहाँ से ब्लीडिंग भी होगी। अब जब डैमेज हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, तो अब हीलिंग भी होगी। हीलिंग होगी कैसे, फाइब्रोसिस से। तो फाइब्रोसिस होने के कारण क्या है, एडजेसेंट जो गैस्ट्रिक एरिया है वो भी पुल हो जाता है, ऊपर की ओर आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। और ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेड 1 में केवल म्यूकोजा लेयर में एरिथमा है, ठीक है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है। ग्रेड 2 में जो है म्यूकोजल एरिथमिया है और सुपरफिशियल अल्सर्स भी मिल रहे हैं। ग्रेड 3 में एरिथमा, अल्सर्स एंड फाइब्रोसिस भी मिल गया। ग्रेड 4 में एरिथमा, अल्सर एंड बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस, ठीक है, पैरा म्यूरल फाइब्रोसिस मिला है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या है कि जीईआरडी के बाद होने वाली ये डिजीज है। पेन रहेगा, बर्निंग सेंसेशन रहेगा, ठीक है, स्पेशली इन द रेट्रो स्टर्नल एरिया, जो स्टर्नम के पीछे है वहां पे वो पेन मेनली कंप्लेन करेगा। कई बार शोल्डर, नेक एंड आर्म्स में भी उसको बर्निंग सेंसेशन एंड पेन फील होता है। कई बार ये चीज जो है एंजाइना पेक्टोरिस से मिमिक कर जाती है, तो पेन इंक्रीजेस ऑन लाइंग डाउन, ठीक है। लेकिन एंजाइना पेक्टो जो एंजाइना का पेन होता है उसमें क्या होता है, एंजाइना का पेन हमेशा रेस्ट करने पे रिलीफ मिलता है उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ही पेशेंट लेटेगा तो उसको तकलीफ बढ़ जाएगी।
क्योंकि लेटने पे क्या होता है कि स्फिंक्टर जो है और ज्यादा खुल सकता है, उसके चांसेस रहते हैं खुलने के, तो और एसिड आएगा, ज्यादा दिक्कत होगी। तो लेटने पे पेशेंट को और परेशानी होगी। हार्ट बर्न पेशेंट की कॉमन कंप्लेन है, ठीक है। डिस्फेजिया रहेगा, निगलने में परेशानी होगी बिकॉज ऑफ मसल स्पाज्म एंड एडिमा ऑफ द फाइब्रोटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके अलावा एनीमिया भी हो जाएगा क्योंकि ईसोफेजियल अल्सर भी है, ब्लीडिंग भी है लगातार, तो ब्लड लॉस के कारण एनीमिया हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन इसमें हम एक बेरियम मील कराते हैं, बेरियम मील से रिवेल हाइटस हर्निया। डाई डाल के एक्सरे कराना है बेसिकली, मतलब डाई खिला के एक्सरे कराना है, और कुछ नहीं है ये। और इससे हम कुछ इस तरीके से बेरियम मील में क्या है, पूरा जो है स्टमक इस तरीके से चमकेगा, ठीक है, क्योंकि बेरियम डाई के जैसा काम करेगा वहां पे। तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस इतना ध्यान रख लेना और कुछ नहीं है। बेरियम मील भी जो है डाई के जैसा ही काम करेगा, ठीक है। ये रिवील कर देगा अगर हाइटासर्निया वहां मौजूद है। इसके अलावा क्या हम करेंगे, फेगोस्कोपी, जैसे एंडोस्कोपी होती है वैसे ये, और साथ ही साथ बायोप्सी भी कर देंगे, ठीक है। और मैनेजमेंट में दो तरीके से है, एक हम इसका कंजर्वेटिव कर सकते हैं, एक सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव में ये है कि पेशेंट को अपना सर, ठीक है, स्लीप विद द एलिवेटेड हेड एंड ऑन द बेड, ठीक है, पूरा सीधे सीधे ना लेटे, हेड की साइड जो है थोड़ा सा ऊंचा रखे, ठीक है, जिसके कारण जो स्फिंक्टर है लेटने से वो खुल रहा था तो वो ना और खुले। इसके अलावा क्या है कि सोने से पहले नॉट टू ईट जस्ट बिफोर बेड टाइम, ठीक है। इसके अलावा है स्मोकिंग एल्कोहल, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ टी कॉफी शुड बी अवॉइडेड, पेशेंट शुड बी अवॉइड advised to reduce the weight। इसके अलावा टाइट फिटिंग garments that increases intra-abdominal pressure should be avoided। Antacids should be taken 1 hour after the meal and before the bedtime, ठीक है। ये भी क्या है, एसिड के प्रकोप को थोड़ा कम करेंगे। अब एंटासिड्स क्या है, अलग अलग प्रकार के दो मेन होते हैं, H2 ब्लॉकर एंटासिड्स एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। H2 का एग्जांपल है रेनिटिडीन, ठीक है, फेमोटिडीन। प्रोटॉन पंप का है ओमाप्रेजोल है, लेंसोप्रेजोल है, पेंटोप्रेजोल है, रेबिप्रेजोल है, ये सारे बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ये एंटासिड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं जैसे कि मेटा क्लोप्रामाइड है, और डोप्रीडोन है, सिसाप्राइड है, मोसाप्राइड है, ये सब हम यूज कर सकते हैं, बट ये उतना खास नहीं है। मेन आप ध्यान रखो ये एंटासिड्स हम इसमें यूज करेंगे। H2 ब्लॉकर एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकली मैनेजमेंट के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, जब इसमें कुछ खास मैनेजमेंट कर नहीं सकते वैसे, तो इसमें ये है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जब फेल हो जाए तब सर्जरी करो, बार बार डिजीज होती जा रही है, अल्सर और स्ट्रिक्चर्स बन गए हैं बहुत ज्यादा, और खाने में बहुत परेशानी हो रही है, इसमें हमने क्या करना है, निस्से फंडोस्कोप्लाई स्क्लोपाइएशन। इसके अलावा जो है बेलीज मार्क 4 ऑपरेशन हिल प्रोसीजर। इन सब में मेनली करेंगे क्या, इनके नाम नाम ध्यान रखना है, साइंटिस्ट के नाम पे है। इसमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिपेयर करना पड़ेगा और एब्डोमिनल इसोफेगस इज नैरो। देखो क्योंकि मेन पैथोलॉजी क्या थी कि इसोफेजियल जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके खुलने के कारण पेट में मौजूद जितना भी गैस्ट्रिक एसिड है वो ऊपर की ओर आ रहा है। तो जब आप उस स्फिंक्टर को ही मतलब रिपेयर कर देंगे ताकि वो इतना इजिली ना खुले, तो फिर एसिड ऊपर आएगा ही नहीं। जब एसिड ही नहीं ऊपर आएगा तो कोई ये परेशानी नहीं होगी। तो इसका ट्रीटमेंट सर्जरी भी वही है कि हमने रिपेयर करना है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को। आप इतनी कहानी ना भी लिखो तो बस ये लिख देना, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिपेयर करना है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कई बार रिसेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन सीवियर केसेस, ठीक है, जब वो चीज रिपेयर ना हो रही हो फिर काट के ही हटानी भी पड़ जाती है। और अब जो है नेक्स्ट है इसोफेजियल अल्सर, बहुत छोटा सा ही है ये, इससे क्वेश्चन भी नहीं आता खास। ठीक है, तो इसोफेजियल अल्सर में इसी का दूसरा नाम है बैरेट अल्सर, और बैरेट इसोफेगस भी इसी को कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इट इज द अल्सर इन द कोलमनार एपिथेलियम लाइनिंग द बैरेट इसोफेगस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज मेटाप्लेस्टिक चेंजेस
मेटाप्लेशिया मैंने आपको बताया था कि जब एक प्रकार का टिश्यू दूसरे प्रकार में बदल जाए। नॉर्मली क्या है, स्क्वेमस सेल्स जो है, स्क्वेमस टिश्यू है, उसका काम है प्रोटेक्शन का। जो सीलिएटेड एपिथेलियम है, जैसे कोलमनार एपिथेलियम है, इन सब का काम क्या होता है कि कुछ ना कुछ सिक्रीशंस का। तो जहां पे हार्ड है, जो आउटर एनवायरनमेंट को एक्सपोज है, वहां पे उन ऑर्गन्स में मेनली स्क्वामस एपिथेलियम है, और उनके अंदर की ओर कौन सा है, वहां पे कोलमनार है। तो उसमें भी कुछ इस तरीके से बताया है कि इट इज अल्सर ऑफ व्हाट, कोलमनार एपिथेलियम इन बैरेट्स ईसोफेगस। इसमें क्या होता है कि इट इज अ मेटाप्लास्टिक, बैरेट्स ईसोफेगस किसे बोलेंगे कि इट इज अ मेटाप्लास्टिक चेंज इन द म्यूकोजा ऑफ द ईसोफेगस एज अ रिजल्ट ऑफ GERD। ठीक है। नॉर्मली फिर आगे क्या बोला है कि स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस इज रिप्लेस्ड बाय कोलमनार एपिथेलियम और एट जस्ट अबव स्क्वेमो कोलमनार जंक्शन। ठीक है, क्योंकि लगातार क्या है, वहां पे एसिड आता जा रहा है, तो ये अब क्या है, कोलमनार सेल्स वहां पे आ जाएंगे ताकि वो कुछ म्यूकस ज्यादा सिक्रीट कर सके। ठीक है, ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करें तो वो कोशिश करेंगे कि वो उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, तो इसके अलावा इट कॉजेज अल्सर्स बनेंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग, परफोरेशन हो जाएगा। ठीक है, कई बार जो है एडिनो कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस हो जाएगा। ट्रीटमेंट यही है कि इसका एंडोस्कोपिक बायोप्सी करके रिसेक्शन करना पड़ेगा, जो अल्सर बन गए उनको काट के हटाना पड़ता है। बस ये इतना ही है, तो ईसोफेगस वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है। कैप्टन कोलंबो। इसमें हमने क्रेनियो सेरेब्रल इंजरीज, डिजीज ऑफ स्पाइन, डिजीज ऑफ ब्रेस्ट, डिजीज ऑफ इसोफेगस कर लिया है। साथ ही साथ डिजीज ऑफ चेस्ट भी हो गया है। ठीक है, डिजीज ऑफ चेस्ट भी हो गया है, और गुल्म रोग है, शूल व्याधि, उदर रोग। ठीक है, उदर रोग देख लेते हैं आज थोड़ा, जिसमें एसाइटिस है, परफोरेशन, एसाइट एसाइटिस देखना है, परफोरेशन देखना है, पेरोटिनाइटिस एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये सब चीजें हमें देखनी है। एसाइटिस से स्टार्ट करते हैं, पहले जलोदर भी देख लेते हैं। ठीक है, जलोदर का ही नाम होता है दकोदर। इसमें क्या होता है, ये किन कारणों से, पहले तो इसका निदान और संप्राप्ति की बात करते हैं। तो एक तो ये क्या होता है, स्नेह पीत। ठीक है, मतलब कि जब कोई बहुत ज्यादा पानी पी ले स्नेह के बाद। ठीक है, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर आफ्टर स्नेह, अनुवासितो। ठीक है, अनुवासन वस्ती के बाद, व वांतो विरिक्ते, विरिक्ते माने विरेचन के बाद या वमन के बाद। ठीक है, व वांतो, वांतो माने वमन, विरिक्ते, और रिक्ते का मतलब, विरिक्ते माने विरेचन हो गया। अपथ्यवा निरूढ़। ठीक है, निरू लेने के बाद, और पी पीबेत जलम शीतल आशु तस्य। ठीक है, शीतल वो क्या करता है, जल पी लेता है, शीतल जल पी लेता है तुरंत बाद, किसके, स्नेहपान करने के बाद, अनुवासन के बाद, वमन के बाद, विरेचन के बाद, या निरू के बाद। ठीक है, इन सारे पंचकर्मा के प्रोसीजर्स के बाद अगर वो पीबे, ठीक है, क्या करता है, पीबे जलम
शीतल आशु, ठीक है, वो पी लेता है कैसा जल, शीतल जल पी लेता है तुरंत बाद, तो क्या हो जाता है, तस्य श्रोतांसी दुष्यंती, उसके क्या हो जाते हैं, श्रोतस उसके दूषित हो जाते हैं, ठीक है। तो ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर आफ्टर स्नेह अनुवासन वमन विरेचन और आफ्टर टेकिंग वस्ती, क्या होता है, चैनल्स जो है उसके जो श्रोतस है बेसिकली वो क्या हो जाते हैं, दुष्यंती, और साथ ही साथ और क्या होता है, and even if those channels are lined by oily substances डकोदर अकर, ठीक है, क्या बोला है कि स्नेह स्नेह उपलिप्ते, ठीक है, स्नेह से उपलिप्त है वो, स्नेह से कवर्ड है, तब भी क्या है, डकोदर जो है वहां उत्पन्न हो जाता है इन पेशेंट्स के केस में। और फिर लक्षण क्या आएंगे, तो लक्षण स्निग्धम महता, ठीक है, जो महतम यानी कि जो एब्डोमिन में कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बहुत स्निग्ध हो जाएगा, ठीक है, स्मूथ हो जाएगा, स्निग्ध हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखेगा। और साथ ही साथ क्या है कि समपरिवृत्त नाभि, ठीक है, समपरिवृत्त नाभि का मतलब है कि जो अम्बलाइकल रीजन है वो भी कैसा है, इवर्टेड हो जाएगा, पलट जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा। भ्रंशो उन्नत, ठीक है, समपरिवृत्ते नाभि भ्रंशो उन्नतम पूर्वम इव अम्बु नाम च, ठीक है, कि ऐसा लगेगा कि जैसे अम्बु से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, यथा धृति शुभ्यंती, ठीक है, इस तरीके का वो एक जैसे मटका भरा हुआ हो कोई, ठीक है, धृति माने इस तरीके का कोई मटका पानी से, पूर्णम अम्बु पानी से भरा हुआ मटके का समान उसका पेट हो जाता है, जस्ट एज अ लेदर बैग फुल ऑफ वाटर, ठीक है। और साथ साथ क्या होता है, शोभ्यति कंपते च शब्दाते चापी दकोदरम त, ठीक है, यानी कि क्या होता है, शुभ्यति कंपते च, ठीक है, यानी कि वो कंप करता है, यानी कंप माने एक तरीके से शेक करता है, ठीक है, ट्रेमर्स कंप को रिलेट करते हैं, तो ट्रेमर्स से तो यहाँ कोई मतलब है नहीं, तो कंप्यते माने हिलता है, ठीक है, हिलता है वो उसके पेट में, और शब्दयते यानी कि शब्द भी प्रोड्यूस करता है, चापी दकोदरम त, वो ही क्या है, दकोदर कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, स्निग्धम महतम, ठीक है, स्निग्ध हो जाता है पेट पेट, और महत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, सम परिवृत्ते नाभि, ठीक है, सम परिवृत्ते नाभि भ्रंशो उन्नतम, ठीक है, और नाभि भी कैसी उभरी हुई सी इवर्टेड हो जाती है, भ्रंशो उन्नतम पूर्णम अम्बुच, ठीक है, मतलब कि पूरा पेट जो है पानी से भरा हुआ है ऐसा लगेगा, और पानी से भरा हुआ धृति, ठीक है, धृति यानी कि पूरा एक पानी से भरे हुए बैग के जैसा वो लगता है, और फिर क्या करता है, साथ साथ कंपते और शब्दते यानी कि शब्द भी उत्पन्न करता है, और हिलता भी है वो, ये सारे जो है उसके लक्षण है। और फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट में बताया है, द पेशेंट शुड फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज विद द वाथर तेल, ठीक है, वाथर तेल, वाथर तेल का प्रयोग करेंगे, पेशेंट का स्वेदन करेंगे विद वार्म वाटर, ही शुड बी मेड टू स्टैंड एंड हेल्ड फर्मली इन द आर्मपिट बाय डिपेंडिंग, ये वाला मैं इसकी जो चिकित्सा है ना वो आयुर्वेद से, मतलब थोड़ा हिंदी में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक और बार जो है जलोदर पढ़ा दूंगी। अभी के लिए ना सुश्रुत के निदान में केवल ये दो ही चीज बताई है, निदान संप्राप्ति और लक्षण, उसका इतना ही श्लोक है, तो आप इसी के हिसाब से ये ध्यान रखना। चिकित्सा वाला पॉइंट कल हम वापस से इसका डिस्कस कर लेंगे। अभी असाइटिस की बात करते हैं, तो असाइटिस का मतलब होता है पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का भर जाना, ठीक है, कितना भी फ्लूइड भर सकता है, अगर 25 ml भी फ्लूइड है पेट में मौजूद पेरिटोनियल कैविटी में, तो उस चीज को एसाइटिस ही कंसीडर किया जाता है। एसाइटिस क्या होता है, इट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें कि क्या है, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भर जाता है। अब ये टाइप्स 3 तरीके का एसाइटिस होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में क्या होता है कि अप टू 150 ml, ठीक है, इतना जो है उसके वाटर या फ्लूइड भरा रहता है पेरिटोनियल कैविटी में। मॉडरेट में 1500 से 2000 ml तक,
और सीवियर में 2000 से ऊपर, ठीक है। और जो ये माइल्ड असाइटिस होता है, ये हम ऐसे देखने से नहीं हमको दिखेगा, लेकिन अगर हम इसका सोनोलॉजिकल एग्जामिनेशन माने कि आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे उसमें ये विजिबल है, लेकिन सामने पेशेंट को देखने पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। और मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट में क्या है, हम क्लिनिकली हमें डल साउंड मिलेगा, फ्लैंक्स में पार्श्व प्रदेश में ना हम टैपिंग करेंगे तो डल साउंड मिलेगा। डल साउंड कब मिलता है, जब वहां पे पानी कुछ भरा हो, ठीक है। अगर वो खाली एयर भरा हुआ है और कुछ नहीं है वहां पे तो रेजोनेंट साउंड मिलना था, लेकिन यहाँ पे डल साउंड मिलेगा फ्लैंक्स वाले में स्पेशली। और जब सीवियर पानी भरा हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लूइड भरा होता है पेरिटोनियल कैविटी में, 2000 ml से ज्यादा, 2 लीटर करीबन, तो क्या है कि बहुत बड़ा उसका पेट एकदम साफ झलकता है, तो एक ग्रॉस एसाइटिस है। मार्क्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पूरा फूला हुआ प्रॉपर पेट उसमें दिखेगा, ठीक है। अब जो ये लिक्विड भरा है पेरिटोनियल कैविटी में, तो ये हम दो प्रकार से इसको बांट सकते हैं कि इसमें क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसड्यूटिव हो सकता है या एक्सुडेटिव एक्यूमुलेशन हो सकता है, ठीक है। अब ट्रांसड्यूटिव में इनके ना कॉजेस दिए हुए हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है ये। और साग, साग का फुल फॉर्म दिया हुआ है सीरम एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट, ठीक है। उस एसाइटिक फ्लूइड में एल्ब्यूमिन का क्या रेशियो है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। एज कंपेयर टू नॉर्मल प्लाज्मा, उस एसाइटिक फ्लूइड में क्या है रेशियो ऑफ एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन जो है 1.1 से ज्यादा का रेशियो पाया जाएगा, और यहाँ पे जो है साग जो है लेस देन 1.1 है। इसके अलावा ट्रांसयूडेटिव वाला फ्लूइड हम उसे कहेंगे जिसमें प्रोटीन जो है 1.5 ग्राम पर डीएल से कम है, यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा मिलेगा एक्सुडेटिव में, ठीक है। और सिरो यहाँ पे ट्रांसयूडेटिव में कुछ कारण बताए हुए हैं कि किन किन कारणों से ये वाला मिलेगा, जैसे सिरोसिस है, ठीक है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है तो भी हमको मिलेगा। और साथ ही साथ क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, ठीक है, प्रोटीन की कमी इन ब्लड, पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सब जो है ट्रांसयूडेटिव एसाइटिक फ्लूइड कलेक्ट होने के कारण है। और ये किसे बोलेंगे ट्रांसयूडेटिव एसाइटिक फ्लूइड, जिसमें प्रोटीन का, उस एसाइटिक फ्लूइड को जब हम निकालेंगे सुई से, ठीक है, तो फिर उसको सैंपलिंग के लिए, मतलब उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जब आप उसको भेजोगे तो उसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है वो मिलेगा लेस देन 2.5 ग्राम पर डीएल। और जो साग का रेशियो है वहां पे मिलेगा लेस देन, सॉरी, मोर देन 1.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रांसयूडेटिव। एक्सुडेटिव वो कहेंगे आप जिसमें प्रोटीन जो है 2.5 से ज्यादा है, और जो साग है वो 1.1 से छोटा रेशियो है उसका, ठीक है। तो इसके कॉजेस क्या होते हैं, कुछ एक्सुडेटिव वाले के कॉजेस हैं, जैसे कोलाजन डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, पेरिटोनियल मैलिग्नेंसी या टीबी हो गया, ठीक है, बर्चियारी सिंड्रोम है, पेनक्रियाटिक एसाइटिस है, काइलोसाइटिस है, मेक सिंड्रोम है, ये सब कुछ इसके कारण होते हैं। फिर साग के बारे में बताया हुआ है कि जैसे साग क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि कितना, एक आप आम भाषा में आप ऐसे समझो कि उस एसाइटिक फ्लूइड जो पेट में भरा हुआ पानी है उसमें कितना अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन है, ठीक है। तो सीरम एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट इज साग। इसके अलावा सब्सट्रैक्टिंग एसाइटिक फ्लूइड एल्ब्यूमिन लेवल फ्रॉम द, ये इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं, बट साग का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सब कुछ, फिर इसके कॉजेज है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्लिनिकल फीचर से बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको ना कॉजेज ऑफ एसाइटिक फ्लूइड लिखना हो, ठीक है, अभी तक आप क्या लिखोगे, पहले डेफिनेशन लिख दोगे, देन टाइप्स लिख दोगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, देन आप हेडिंग डालोगे कॉजेज। कॉजेज में आप क्या क्या लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो, सिरोसिस, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, ये सब, ये सारे कॉजेज हैं, ये सारे भी कॉजेज ही हैं एसाइटिस के, ठीक है। एसाइटिस के एक तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, और एसाइटिस का एक दूसरा क्लासिफिकेशन है ट्रांसयूडेटिव, उसके फ्लूइड के बेसिस पे कि एसाइटिक फ्लूइड है कैसा, ट्रांसयूडेटिव है या एक्सुडेटिव है, ठीक है, उसके बेसिस पे। और फिर अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो क्लिनिकल फीचर्स कैसे रहेंगे एसाइटिस के, तो क्लिनिकल फीचर्स में रिलेटेड टू द कॉज, जैसा कॉज उसके हिसाब से क्या होता है, मेन तो यही है कि एब्डोमिनल इस तरीके से डिस्टेंशन मिलेगा, इस तरीके से पेट फूला हुआ, ठीक है, इवनली चारों ओर सेम मात्रा में पेट फूला हुआ रहेगा विद द फुलनेस ऑफ फ्लैंक्स, स्पेशली ये फ्लैंक्स रीजन में इधर पूरा फुलनेस है। और हम जब परकशन करेंगे टैपिंग वगैरह तो जो डल साउंड मिलेगा, बहुत, अगर बहुत ही सीवियर है तो क्या है, कई बार उसको सांस लेने में भी बड़ी परेशानी होती है, इतना पानी भरा हुआ है तो क्या होगा, डायफ्राम को भी ये ऊपर पुश करेगा ना, यहाँ पे क्या है, डायफ्राम है, डायफ्राम भी है, ये पानी जब भरा हुआ है इसको पुश करेगा, जब
डायफ्राम क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, सांस लेने में, हमें रेस्पिरेशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लंग्स के साथ ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, ठीक है, अप एंड डाउन मूव करता है ये भी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रेस्पिरेशन में। आप सोचिए जब डायफ्राम पे प्रेशर पड़ रहा है तो क्या है, वो अल्टीमेटली लंग्स पे भी प्रेशर पड़ेगा, तो इस तरीके से क्या है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ क्या है, कई बार राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन भी पेशेंट्स में हो जाता है। साइन की बात करें तो अगर माइल्ड एसाइटिस है, ठीक है, तो हमें वहां पे पुडल साउंड मिलेगा, ठीक है, पुडल साइन मिलेगा। और अगर मॉडरेट एसाइटिस है तो सीवियर पॉजिटिव शिफ्टिंग डलनेस इन द एब्डोमेन, एंड सीवियर एसाइटिस है तो वहां पे जो है हमें पॉजिटिव फ्लूइड थ्रिल, जिसे टेनॉल साइन भी कहते हैं, एंड एक स्माइलिंग हॉरिजॉन्टल अम्बलाइकस मिलेगा, ठीक है। मैं इन सब का मतलब बताती हूँ। देखो एक तो साधारण वाला बताती हूँ सबसे पहले, मॉडरेट एंड सीवियर का देखो। तो मॉडरेट में क्या बोला, शिफ्टिंग डलनेस, ठीक है। आप क्या, पहले पेशेंट को सीधा लेटाओ, ठीक है, सीधा लेटेगा सुपाइन पोजीशन में, तो जो फ्लूइड है वो क्या चारों तरफ मौजूद है। फिर जब आप पेशेंट को बोलोगे कि अच्छा एक साइड करवट लेके लेट जाओ, ठीक है, लेफ्ट साइड लेट जाओ, राइट साइड, तो जहां वो लेटेगा उधर ही सारा फ्लूइड जो है मूव कर जाएगा, तो ये चीज कहलाती है शिफ्टिंग डलनेस। फिर ये बोला है जो फ्लूइड थ्रिल्स, इसमें क्या है, इसमें पेशेंट को आप ऐसे लेटा दो सीधा, और क्या करो, यहाँ से टैप करो फिंगर से, ठीक है, यहाँ से मारो उस पे, पेट जैसे हम मारते हैं ना किसी भी चीज पे फिंगर से टैप करने के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ से टैप करो और दूसरी साइड रखो अपना हाथ। तो यहाँ से टैप करोगे ना तो आपको दूसरे साइड जो आपने हाथ रखा है ना उस पे फील होगा इस तरीके से पानी की तरंगे जैसी, ठीक है, जैसे खाली गुब्बारे में आप मतलब जैसे पानी से भरा हुआ गुब्बारा है, एक साइड उंगली रखो, एक साइड की उंगली से मारो उस पर और दूसरी साइड फिंगर रखो, ठीक है, तो आपको क्या तरंगे से फील होंगी, तो वैसा ही यहाँ पे तरंगे से फील होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड थ्रिल साइन, ठीक है, जिसे टेलोन साइन भी कहते हैं। एंड पुडल साइन में ये होता है बेसिकली, अभी दिखाती हूँ, ठीक है, पहले ये दिखा देती हूँ शिफ्टिंग डलनेस वाला। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने बताया, पहले क्या पूरा तरफ ये नीचे भरा हुआ है जहां पे एरो लगा हुआ है डलनेस वाला, ठीक है, फिर क्या है, जैसे ही आपने पेशेंट को लेफ्ट करेंगे घुमाएंगे तो सारा फ्लूइड यहाँ आ गया, तो अब डलनेस ऊपर नहीं मिलेगी, खाली डलनेस यहाँ नीचे मिलेगी। तो जैसे पेशेंट की पोजीशन चेंज हो रही है, देखो ये है, पहले क्या था कि जब आपने सीधा लेटा रखा था पेशेंट तो फ्लूइड भरा हुआ था कोनों कोनों में, तो डलनेस साउंड वहीं मिल रहा था, बीच में कुछ नहीं मिला था। जब पेशेंट को लेटाया ऐसे एक साइड करके तो फ्लूइड यहाँ आ गया सारा, तो जहां फ्लूइड आ गया वहीं डलनेस, अब बीच में डलनेस मिल रही है, साइड में कुछ नहीं मिल रही, तो ये चीज है शिफ्टिंग डलनेस, ठीक है। तो ये एक साइन हो गया जो कि हमको क्या है, इसमें मिल रहा है मॉडरेट एसाइटिस में। फिर एक होता है फ्लूइड थ्रिल्स वाला साइन, ठीक है, मैंने जैसे बताया तरंगे सी फील होंगी। ये देखो एक साइड से दबा रहा है, जिस हाथ में उसने घड़ी पहनी है एक हाथ में उसने ब्रेसलेट पहना है, ठीक है, तो जिस हाथ में उसका ब्रेसलेट है वो हाथ वो उधर ही रखेगा जहां उसका हाथ है, ठीक है, उस साइड से पेट पकड़ेगा और इस साइड से क्या करेगा, या तो वो वॉच वाले हैंड से फील कर रहा है बेसिकली, ठीक है, इससे फील कर रहा है, उस हाथ से वो ऑलरेडी उधर टैप कर चुका है, तो टैप करने पे उसको इधर तरंगे फील, ये देखो इस तरीके से, वो एक हाथ देखो जहां डॉक्टर की घड़ी पहनी हुई है डॉक्टर ने, ठीक है, और एक हाथ से वो इधर से मार रहा है, लेफ्ट में से वो मार रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो जैसे कैरम बोर्ड के लिए हम मारते हैं ना उस तरीके से वो वहां से टैप कर रहा है और दूसरी साइड उसने हाथ रखा है, तो ना उसको फील होगा तरंगे सी, तो दिस इज कॉल्ड फ्लूइड थ्रिल साइन, ठीक है। और ये चीज हमको मिलेगी सीवियर एसाइटिक के पेशेंट्स में। देन पुडल साइन की बात करते हैं। जब पेशेंट को इस तरीके से बैठने के लिए बोला जाए तो सारा फ्लूइड जो क्या है उसके इस तरीके से पेट में नीचे की ओर आ जाता है, और तब हमें ये नॉर्मली नहीं फील होता फ्लूइड, लेकिन जब इस तरीके से पेशेंट बैठेगा ना ऐसी पोजीशन में तो उसका सारा फ्लूइड यहाँ आ जाएगा जो ऑरेंज ऑरेंज बना हुआ है पेट में, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पुडल साइन, ठीक है। तो पुडल साइन क्या होता है, टैपिंग अराउंड द अम्बलाइकस इन द नी एल्बो पोजीशन, ठीक है, नी एल्बो पोजीशन यही है, इस तरीके से बैठ रखा है पेशेंट, ठीक है, नी एल्बो पोजीशन है ये, आप इसमें
बिल्कुल साफ जो है फ्लूइड अब उसके पेट, ये नी एल्बो पोजीशन है, इस पोजीशन में बैठा मतलब रख के पेशेंट को अब आप इसके अम्बलाइकस के आसपास टैप करोगे ना तो आपको फ्लूइड है ऐसा फील आ जाएगा। अदरवाइज नॉर्मली पेशेंट लेटा लो, सीधा लेटा लो, सुपाइन या लेफ्ट लेटरल राइट लेटरल किसी भी साइड लेटा लो, आपको कुछ फील नहीं होगा। आप ऐसे पेशेंट को नी आप पेशेंट को इस तरीके से जब नी एंड एल्बो पोजीशन में रहने के लिए बोलेंगे ना तब आप उसके अम्बलाइकस के आसपास टैप करेंगे तो आपको वहां पे डलनेस सा फील हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वहां पे उसको पानी भरा हुआ है। तो इस तरीके से 3 साइन मिलेंगे, तीनों में अलग अलग, माइल्ड एसाइटिस में अलग, मॉडरेट में अलग, सीवियर में अलग। देन नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, एक तो आप यूएसजी एब्डोमेन कर दो और एसाइटिक टैप कर दो। एसाइटिक टैप क्या है कि निडल डाल के यहाँ से सारा मतलब पानी निकाल लो, ठीक है, और उसको भेज दो लैब में। और एक तो अल्ट्रासाउंड कर लो, ठीक है। और ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मेन जो इसका कारण है पहले तो आप उसको ठीक करो, ठीक है। इसके अलावा स्पाइरेनोलैक्टोन्स दे दो, ये क्या करता है, ये एक प्रकार का डायूरेटिक है, ठीक है। डायूरेटिक है तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो इसी के साथ क्या है, कई बार ये इसमें भी काफी यूजफुल रहता है, ठीक है, एसाइटिस में। और फिर एक आता है कि हम पैरासिंथेसिस एब्डोमिनस भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, वो सारा जो पानी भरा हुआ है ना वो पानी हमें बाहर निकालना है, ये आप देख सकते हो। ऐसा होता है एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, ठीक है। ये ऐसा मशीन लगा रहता है, कलेक्शन कंटेनर रहता है, ठीक है। लगातार नीडल आपको दिख रही है डली हुई और ड्रेन से लगातार सारा पानी जो है इधर कंटेनर में भरता रहता है, ठीक है। आपने केवल इसका नाम ध्यान रखना है, आपको इसे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रहे इसलिए मैंने आपको ये फोटो दिखा दिया है। इस तरीके से एक कंटेनर में सारा का सारा जो भी एसाइटिक फ्लूइड है उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये हो गया इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। यही सब लिखा हुआ है। और अप टू 5 लीटर ऑफ लिक्विड जो है वो एक बार में टैप किया जा सकता है, मतलब इस तरीके से कंटेनर में जमा कर सकते हैं। आप फ्लूइड की बात मतलब एसाइटिक फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा बताया है कि क्लियर किसको बोलेंगे, अगर एसाइटिक फ्लूइड में जो है 1000 से कम सेल पर एमएम मिल रहे हैं। फिर अनक्लियर किसे बोलेंगे, जिसमें 1000 से 5000 है। टर्बिड किसको बोलेंगे, कौन सा एसाइटिक फ्लूइड टर्बिड कहलाएगा, जिसमें जो है 5000 से ज्यादा सेल्स हैं। स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड हमें कहाँ मिलेगा, एसाइटिस का सिरोसिस, टीबी एंड बर्चियारी में। हेमरेजिक कब मिलेगा, ट्रॉमा, ट्यूमर, एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस में। एंड काइलस फ्लूइड जो है वो कहाँ मिलेगा, फिलेरियासिस, टीबी, सीएथोरेक्स डक। पुरुलेंट कब मिलेगा, जब एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेनिट्रेटिंग वुंड एंड सेप्टिसीमिया हो, ठीक है। ये सब पता चल गया। इसके अलावा ना और क्या ट्रीटमेंट है, दो ट्रीटमेंट मतलब तीन तो यहाँ बता रखे हैं, ठीक है। एक तो हो गया ट्रीट द कॉज, दूसरा हो गया स्पाइरोनोलैक्टोन दे दो जो कि क्या है डायूरेटिक है, ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर निकालेगा। तीसरा आप दे दो उसको पैरासिम्पथेसिस एब्डोमिनस, जिसमें क्या है सुई से सारा पानी बाहर निकालने कंटेनर में जमा कर रहे हैं। और तीसरा फिर मतलब नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या देना है, एक तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है, क्योंकि सॉल्ट भी जो है वाटर एब्जॉर्बेंट होता है, सॉल्ट कम देना है उसको। इसके अलावा क्या है, एसाइटिक शंट सर्जरीज की जाती हैं। शंट माने एक इस तरीके से कहना, मैं दिखाती हूँ अभी, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, टिप्स कर सकते हैं, टिप्स भी शंट ही डालेंगे। और लिवर ट्रांसप्लांट भी कई बार हमें करना पड़ सकता है। एसाइटिक शंट सर्जरी दिखाती हूँ। इसमें बेसिकली
दिख नहीं रहा है, इसमें हमने क्या करना होता है कि एक शंट जैसा हम डाल देंगे और उससे ना सारा पानी बाहर निकलता रहता है, ठीक है, अल्टीमेटली यही करना है। जैसे यहाँ पे एक शंट डला हुआ है ना, दो बीच के दो वेन्स में बेसिकली कनेक्शन बनाने के लिए, ताकि इसी का नाम होता है टिप्स, ठीक है। तो इसमें क्या करें, पोर्टल वेन हिपैटिक वेन के बीच में एक शंट डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है कि क्या करते हैं कैसे करते हैं, केवल आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा हमारा ascites वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है। देन आता है बदबूदोदर, जिसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके अलावा परफोरेशन है, परफोरेशन अल्सर्स। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टमक के आगे की जो डिजीज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, और ये जो भी इसके नोट्स थे वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।